नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम नारी में, जिसमें हर हफ्ते हम चर्चा करते हैं नारी और महिला से जुड़े, महिलाओं से जुड़े विभिन्न उन मुद्दों पर जो उनसे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। पिछली बार हमने बात की थी कुछ योजनाओं को लेकर जो सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन महिलाएं उनका कितना लाभ ले पाती थी या फिर सरकार कहाँ चूक गई महिलाओं के लिए योजनाओं को चलाने में। और इस हफ्ते लगभग इसी से जुड़ा हमारा मुद्दा होगा, वो ये होगा कि अभी जब 1 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा किया, तो यहां पर कई सारी ऐसी योजनाओं की लॉन्चिंग भी की गई जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई थी। तो आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलवाऊंगे। उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की पहली वर्षगांठ पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए 1000 करोड़ की 7 सूत्रीय इंदिरा महिला शक्ति योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न विभागों को इन 7 सूत्रीय कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश भी दिए। योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने गत दिनों बजट भाषण के दौरान योजना के लिए 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया और उन्होंने जरूरत पड़ने पर बजट बढ़ाए जाने की बात भी कही। इन सभी योजनाओं के अलावा भी राजस्थान में महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से सरकार ने प्रियदर्शिनी महिला निधि और प्रियदर्शिनी महिला शिक्षा निधि जैसी योजनाएं शुरू की। राजस्थान में बालिका शिक्षा पूरे तरीके से निशुल्क करने के अलावा अशोक गहलोत सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मकसद से जिला एसपी स्तर पर एफआईआर दर्ज और जिलों में सीओ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति भी की। जिस इंदिरा गांधी के नाम से आज यहाँ आपसे बैठी हुई हो, आई एम शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ रुपए से शुरू हो रही है। तुम्हें तो पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ और बेटी बचाओ। जो महिला की कहावत है, महिला राजा को पैदा करती है और फिर वो गुलाम है, कैसे हो सकता है? इंदिरा गांधी महिला शक्ति योजना महिलाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं इसकी विशेषताओं पर। महिलाओं का सशक्तिकरण। राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 7 तरह के लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं। रोजगार के लिए प्रोत्साहन। महिलाओं को दिए जाने वाले 7 लाभों में से एक ये है कि महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर सके। शिक्षा के लिए जागरूकता। इस योजना में ऐसी बालिकाएं जिन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता, उन्हें शिक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली इस योजना में महिलाओं को उनके कौशल विकास के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्वयं अपना रोजगार ढूंढने के लिए तत्पर हो सके। कंप्यूटर प्रशिक्षण। महिलाओं को विभिन्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो सके, इसके लिए उन्हें मुफ्त में कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामूहिक विवाह को बढ़ावा। किसी भी धर्म में हो, जब विवाह होता है तो बेमतलब की फिजूल खर्ची होती है। इस पर रोक लगाने के लिए राज्य में सामूहिक विवाह के आयोजन किए जाएंगे और इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिलेगा और फिजूल खर्ची भी कम होगी। महिला का पुनर्वास। ऐसी महिलाएं जो कि पीड़ित हैं, उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। नवजात लड़कियों को बेबी किट। कन्या भ्रूण हत्या को कम करने के लिए सरकार ऐसी सभी नवजात लड़कियों को इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट प्रदान करेगी जो राज्य में संचालित स्वास्थ्य संस्थानों में पैदा होती हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि महिलाओं को जिस रूप में सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान आज भी नहीं मिल पा रहा। परिवारों में आज भी महिलाएं सम्मान के लिए तरसती हैं।
उनका कहना है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। इसके लिए राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही 74वें संविधान संशोधन के जरिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। राजीव गांधी की बदौलत ही महिलाएं पंच, सरपंच और सभापति बन पा रही हैं। राज्य से घूंघट प्रथा को हटाने को लेकर भी उसकी जरूरत पर भी राजस्थान सरकार बल देती है। ये जमाना था कानून के अंतर्गत सरपंच पहले बनने की सोच नहीं सकती थी महिलाएं, गांव की सरपंच बनने लगी तो पति फिर भी हावी रहा उसके ऊपर, वो फैसला कर सकती है, कोई पति को अधिकार नहीं है, पर नहीं पोस्ट गेन करने की क्यों पति, मैंने कहा पुरुष प्रधान देश हमारा। पर धीरे धीरे महिलाएं समझ गई और महिलाएं का घूंघट ऊपर जाकर वो कहती है पति आप घर जाओ, मैं संभाल लूंगी अपना काम। कुल मिलाकर राजस्थान में जो वादा उन्होंने चुनाव में महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया था, उस दिशा में जो भी जरूरी हो योजना बना रही है ताकि उसे धरातल पर बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। बहरहाल अब सवाल ये खड़ा होता है कि योजनाएं तो सरकार द्वारा कई बनाई गई और उन्हें धरातल पर उतारने की बात भी कही जा रही है, लेकिन धरातल पर उतरकर ये योजनाएं कितनी कारगर साबित होंगी, ये देखने वाली बात है। तो आज नारी के इस खास अंक में बातचीत करेंगे उन्हीं योजनाओं को लेकर जिनकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है और जिसके लिए 1000 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। और उनका साथ में ये भी कहना है कि अगर और ज्यादा फंड की जरूरत पड़ी या और बजट की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन महिलाओं के लिए वो तमाम काम अब किए जाएंगे जो 7 सूत्रीय इस इंदिरा गांधी योजना के तहत उन्होंने बताए हैं और जिसकी लॉन्चिंग उन्होंने की है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे पैनल मौजूद है, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा दूं। भाजपा से शील धाबाई जी मौजूद है स्टूडियो में, बहुत स्वागत है शील जी आपका। निशा सिद्धू जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो महिला स्वयंसेवी संगठन से जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है निशा जी। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो प्रियंका भटनागर हैं, प्रियंका जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगी शील धाबाई जी का, चूंकि विपक्ष में बैठी हैं, भाजपा से हैं शील धाबाई जी। शील जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। बिल्कुल। शील जी, चूंकि आप भाजपा से हैं, आप विपक्ष में बैठी है, तो सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है कि पिछली ऐसी कई योजनाएं थी जिन्हें लेकर हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी और भी कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात की थी कि ऐसी कई योजनाएं हैं जो क्रियान्वित ही नहीं हुई या जिनका लाभ हर कोने कोने में महिलाओं तक पहुंचा ही नहीं या उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई, और कुछ ऐसी भी योजनाएं थी जिनका लाभ महिलाएं उठा पा रही थी। लेकिन अब जब सरकार को 1 साल पूरा हुआ है तो और भी योजनाएं लॉन्च की हैं। 7 सूत्रीय ये योजना है इंदिरा गांधी के नाम पर, तो इस बारे में भी क्या आपको लगता है कि पिछली योजनाओं से अगर सीख ली जाए या उन्हें अगर देखा जाए मुड़कर, तो इन योजनाओं का क्या कुछ आपको भविष्य नजर आता है? क्योंकि डिटेल अभी हमने पैकेज में बताई ही है और अच्छा खासा बजट भी सरकार इसके लिए आवंटित कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये 7 महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बताई, भारतीय जनता पार्टी के समय में पहले से ही ये चालू है। ये कौशल विकास की बात कर रही हैं, हर जगह फ्री में कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, ब्यूटिशियन की शिक्षा दी जा रही है और भी जो है एजुकेशन से संबंधित सारी शिक्षाएं उनको दी जा रही है। तो इसमें कोई नया नहीं किया है मुख्यमंत्री जी ने। दूसरी बात जो है कि सामूहिक विवाह वाली बात है, ये सामूहिक विवाह पहले से इनकरेज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो ऐसी संस्थाएं जो सामूहिक विवाह कर रही हैं उनको पर जो पेयर है उनको वो 20,000 रुपए दे रही थी और भी बढ़ाने का उन्होंने बजट प्रावधान किया था। और भी जो महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रही है, हमने तो इसमें एक ऐड और भी किया था कि हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी थी। जितने भी स्कूल है, हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ शील जी आप। हेलो,
जी हाँ, तो ये हम लोगों ने हमारे स्कूलों में जो प्राइमरी सेक्शन है, कॉलेज है, उसमें प्रारंभ से ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह है उनको सरकार की तरफ से पैसे दिए जा रहे थे और जो प्रोडक्ट वो बनाती थी उन प्रोडक्ट को सहकारी विभाग की तरफ से एग्जीबिशन लगाई जाती थी जिसमें गवर्नमेंट भी खरीदती थी और उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। पुलिस में भी हमने 33% महिलाओं को पुलिस में भर्ती करने के लिए उनके लिए हमने रास्ते खोले थे। स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से जो ये आपने अभी इन्होंने जिक्र किया कि जहां पर ये अनाथालय है या वहां और जहां पर जो बच्चे नवजात बच्ची आती है उनके लिए इन्होंने जो किया ये पहले से ही चल रहा है। हमारे यहाँ अर्पिता केंद्र, अर्पिता सेंटर चल रहा है जहां पर उनकी पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है। ये गांधीनगर में स्थित है और उनकी जो भी केस लड़ने के लिए वकील भी प्रोवाइड कराए थे, उनकी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखा गया। तो एनी किसी भी प्रकार की एट द मोमेंट कहीं कोई भी महिला उस हेल्पलाइन से उस पर कॉन्टेक्ट करती है तो सरकार की तरफ से पूरा उसको प्रबंध किया जा रहा था। तो सवाल ये है, ये योजना बहुत अच्छी बात है कि वो इसको कर रहे हैं, उन्होंने बजट भी किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि महिला सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का रेप इस राजस्थान में रेप की जो आंकड़ा बढ़ा है, जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, 1,40,000 केस दर्ज हुए, FIR दर्ज हुए, उन सब का क्या? और आप जिस तरह से जो न्याय व्यवस्था के लिए आपने कौन से कोर्ट खोले हैं कि जिसमें तुरंत न्याय दिया जा सके, क्योंकि आज जनता का जो रूप निकल कर आ गया है, जो एग्रेसिव रूप जो जनता का आया है, जनता न्याय चाहती है, वो इस न्याय में डिले नहीं चाहती। जिस तरह से हैदराबाद में कांड हुआ वो इसी की परिणति थी कि लोग अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। दुराचारियों को, दुष्कर्मियों को, रेपिस्टों को जल्द से जल्द सजा की जानी चाहिए। मैं आज आपके इस माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए गहलोत सरकार ने क्या व्यवस्था की है? क्या वो गारंटी देंगे कि राजस्थान की महिला सुरक्षित है? बिल्कुल, महिला सुरक्षा तो हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा ही है और इस बार भी ये बात है कि ये जो मुद्दा है इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार योजनाएं जरूर चला रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो महिला सुरक्षा को लेकर है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जीनत कैफे जी, जो कि वरिष्ठ महिला पत्रकार है। जीनत जी, आपका स्वागत है। शील जी से मेरी बातचीत हुई और उसके बाद मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने इस तरह की विषयों पर बातचीत की थी और हमारी बात यहीं पर आकर रुकी थी कि सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं महिलाओं से जुड़े जिन्हें ध्यान ही जिन पर नहीं दिया गया, जिनसे जुड़ी कोई योजनाएं चलाई ही नहीं गई। और अब इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो 1 साल जब गहलोत सरकार को पूरा हुआ तो 7 सूत्रीय योजनाएं उन्होंने महिला इंदिरा गांधी के नाम पर चलाई हैं, लेकिन यहां पर भी न्याय या महिला अपराध या महिला सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो योजनाएं हैं इन पर आपके क्या विचार है? देखिए, योजनाएं तो बहुत बनती हैं। गुज़िश्ता जो सरकार है उस जमाने में भी बहुत योजनाएं बनी थी, लेकिन होता क्या है कि जब सरकार चली जाती है तो सारी योजनाएं ठंडे बस्ते में बंद हो जाती हैं। यूं कहिए कि जब सरकार जारी रहती है तो भी उन योजनाओं पर कोई अमल नहीं होता, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। महिला सुरक्षा का मुद्दा ले लीजिए या फिर कोई और मुद्दा ले लीजिए, मसलन ये कि बलात्कार बहुत हो रहे हैं, तो वो वसुंधरा जी के जमाने में भी बहुत होते थे, आज भी यही हाल है। मतलब ये कि जो क्राइम है उसमें तो कोई कमी नहीं आई है। न घरों में रहने वाली लड़कियां महफूज हैं, न बाहर करने वाली कामकाजी महिलाएं महफूज हैं, ना बुजुर्ग महफूज हैं, ना बच्चियां महफूज हैं। जहां तक हिफाजत का सवाल है तो मैं ये कहूंगी कि पिछली सरकार भी जीरो थी और अभी भी जो सरकार है वो जीरो है। और रहा जो उग्र प्रदर्शन है तो वो प्रदर्शन महिलाओं के लिए नहीं हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा है जिसमें हम कभी और बात करेंगे। और योजनाएं तो सबके जमाने में बनती हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जमीनी स्तर पर उन पर कोई भी अमल नहीं होता है। बिल्कुल,
निशा सिद्धू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, महिला स्वयंसेवी संगठन से जो जुड़ी हैं और काम करती हैं। निशा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योजनाएं जिन्हें लेकर अभी पैकेज में या रिपोर्ट में बात की गई थी, आपको क्या लगता है, आप स्वयंसेवी संगठन से जुड़ी हैं तो कितनी मददगार ये महिला सशक्तिकरण के लिए साबित होंगी? पहली बात, मेरी दोस्त शीलदा बाई जी यहाँ बैठी हैं और उन्होंने बहुत जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किए गए कामों का उल्लेख किया। मैं उनको बताना चाहती हूँ, जब बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की देश के प्रधानमंत्री ने पहल की, तो राजस्थान पहला राज्य था जहां 23,000 स्कूल बंद करने का आदेश आया, जिसमें से 19,000 स्कूलों को बंद किया, माने बच्चियों को स्कूल से उनकी पहुंच को दूर कर दिया गया। दूसरी बात, वर्तमान सरकार जो है राजस्थान के अंदर, इन्होंने 2 विधेयक लाए असेंबली के अंदर, जिसमें एक मॉब लिंचिंग है जो भीड़ तंत्र द्वारा हत्या की जाती है, और दूसरा ऑनर किलिंग को रोकने के लिए जो इज्जत के नाम पर हत्या, उन युगलों के लिए जो एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं या चुनना चाहते हैं। तो ये दोनों विधेयक हमारी माननीय मित्र की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, उन्होंने दोनों विधेयकों को अभी तक रोक रखा है, जो राज्य की सरकार ने उसको पास करके भेजा है। तो कितनी जवाबदेह है भारतीय जनता पार्टी, एक तो मैं मेरी मित्र से ये जानना चाहती हूँ। रही बात महिला सशक्तिकरण की और राजस्थान के अंदर उन योजनाओं की और गहलोत सरकार की नीयत की, तो मैं समझती हूँ कि थाना गाजी का प्रकांड जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, उसके बाद हर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अंदर जो स्पेशल सेल खुला है, जिसमें किसी महिला को इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं है और वो सीधे वहां पे अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकती है, वो चाहे दुष्कर्म से संबंधित हो या महिला उत्पीड़न का कोई मामला हो या महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव या जो भी होता है। तो ऐसी कोई भी प्रकरण है, उसके साथ घटना घटती है, तो वो अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक थाना से दूसरा थाना या तीसरा थाना भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाके कराए, लेकिन वो एसपी दफ्तर के अंदर उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं कह सकती हूँ कि मैंने खुद में ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो फिर महिलाओं को पावरफुल बनाने की बात है, तो मैं मेरी दोस्त को ये कहना चाहती हूँ कि जिस अपराजिता सेंटर की उन्होंने बात की है, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर की, ये तो 30 अगस्त 2013 को खुला था जब गहलोत सरकार थी, और मैं उसकी प्रत्यक्ष गवाह हूं क्योंकि उसको मैंने चलाया है 2016 तक। इनकी सरकार आते ही हमको छोड़ना पड़ा है क्योंकि इनकी मंत्री जी को ये पसंद नहीं था कि कोई और जो उस सरकार में शुरू हुआ दूसरी सरकार। महिलाओं के मुद्दों पे कोई समझौता नहीं हो सकता, वो सरकार चाहे उसकी हो चाहे उसकी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काम करने वाला कौन है, सही तरीके से महिलाओं तक पहुंच हो, हमारी उनकी मदद हो, ये हमें देखना चाहिए। एक बात और, आजीविका कौशल निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से हमने कितने लोगों को रोजगार दिया है ये हमें देखना चाहिए, उसकी समीक्षा जरूर की जानी चाहिए, जो कहीं ना कहीं पीछे भटक रहा है। जो महिला उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वो चाहे राजस्थान हो चाहे देश के अन्य राज्य हो, मैं उनके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूं कि ये आप कह सकते हैं कि सरकार की जवाबदेही बड़ी है राजस्थान के अंदर, और सरकार किसी भी मामले को टरका नहीं रही है, जाते ही एफआईआर दर्ज हो रही है। तो ये किसी भी राज्य के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे कोई और हो, ये उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करना किसी भी पीड़ित पक्ष का कर्तव्य है कि वो जाता है और उनको सरकार को दर्ज करना चाहिए। तो उसमें टालमटोल की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसको हम थोड़ा इस रूप में भी देखें कि ये मामलों में बढ़ोतरी जो हुई है वो भी है जिनको कहीं कोई स्पेस नहीं मिलता था या घरों में दबके रह जाता था या इज्जत के नाम पे उनको रोका जाता था कि परिवार की इज्जत चली जाएगी अगर आप केस दर्ज कराएंगे, या ये कहें कि लोग अपना हक और अधिकार पहचानने लग गए हैं और वो जाके अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवा रहे हैं। रोजगार निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, वो चाहे महिलाएं हो चाहे हमारे देश के युवा बेरोजगार हो जिनको भीड़ तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके लिए मैं
बहुत बढ़िया तरीके से कह सकती हूं कि एक छोटी सी फिल्म है द वर्ल्ड बिफोर हर, उसको शील जी को भी देखना चाहिए, इनके दल के लोगों को भी देखना चाहिए, बाकियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ग्लैमर की दुनिया है और दूसरी दुनिया वो है जहां पे महिलाओं को हिंसक बनाया जाता है। वो दुर्गा वाहिनी के वो केंद्र जो चलाए जाते हैं उसके अंदर कैसे औरतें हिंसा का इस्तेमाल करें, जिसमें वहां की महिलाएं स्पष्ट कह रही हैं कि अगर हमको फलाने को मारना पड़ा, फलाने धर्म के लोगों को मारना पड़ा तो मारेंगे, जो करना है वो करेंगे। तो कम से कम देश के अंदर हमारा भाईचारा, हमारा बहनचारा जो है, बिना किसी जात धर्म के, जो हमारे देश का संविधान हमको कहता है कि हम भारत के लोग, तो जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसको बनाए रखना वो हमारे महिलाओं का काम भी है। तो इसीलिए जब नागरिकता के सवाल आते हैं, नागरिकता से बाहर कर दिया जाता है बहनों को, तो मुझे लगता है कि तब हमारी बहनों के ये रोजगार, ये समस्या, वो समस्या, उनको सशक्त बनाना, तो उनकी चेतना को भी सशक्त करने की जरूरत है। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में वो सारी जरूरतें हैं। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल। प्रियंका भटनागर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रियंका जी, आपने देखा रिपोर्ट में कि इतनी सारी योजनाएं, यानी 7 सूत्रीय योजनाएं इंदिरा गांधी के नाम पर गहलोत सरकार दे रही है, जिसकी लॉन्चिंग हुई है। आप समाज में काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने क्या पाया कि समाज की महिलाओं को इस वक्त जो महती जरूरत है वो किस चीज की है? कि आपको लगता है कि ये योजनाएं उतनी कारगर साबित होंगी, या इसके अतिरिक्त भी, इनसे परे जाकर भी सरकार को काम करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सरकार योजनाएं तो काफी सारी बना रही है, उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी कर रही है। बीजेपी सरकार भी काफी सारी योजनाएं लेकर आई, कांग्रेस सरकार भी लेकर आ रही है। लेकिन इन सारी योजनाओं से ज्यादा जरूरी है जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको ठीक करना। हमने कहा कि हमने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। क्या आपको लगता है वो हेल्पलाइन हर समय उनके लिए है? क्या वहां पे उनका जो भी वो हेल्प चाहती हैं वो उनकी पुष्टि हो रही है? हमने एक सर्वे किया, यहाँ पे मालवीय नगर से गांधी पथ की तरफ एक महिला जा रही थी। उसने रात को फोन किया कि मैं यहाँ से अकेली हूँ और मुझे एक हेल्पलाइन चाहिए, मुझे डर लग रहा है। तो उससे सामने वाली महिला के द्वारा जो पूछे गए सवाल थे वो बहुत अचंभित थे। उसने पूछा कि क्या आपको कोई घूर रहा है, क्या आपको कोई परेशान कर रहा है, क्या आप डर रही हैं? आप सवाल क्यों कर रहे हैं? जब किसी महिला ने आपसे मदद मांगी है तो आपको उसकी मदद के लिए वहां पे भेजना चाहिए। यही सरकार ने आपको बिठाया है, यही कार्य करने के लिए बिठाया है वहां पे। फिर आप उससे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दूसरी बात, जब उस महिला के पास में मदद पहुंचती है तो 4 वैन में पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, उसमें कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं होती है। क्या वो महिला उन 4 पुलिस कर्मियों के बीच में भी अपने आप को सुरक्षित मान सकती है? वो कैसे चली जाए उनके साथ में वैन में बैठ के? तो सरकारें जो भी योजनाएं ला रही हैं, जो भी नियम ला रही है महिला सशक्तिकरण के लिए, सबसे पहले तो वो कानून व्यवस्था को ठीक करे। मैम ने बात कही कि महिला के साथ में जो भी होता है आप सीधा जाके कंप्लेंट कीजिए। आप बताइए, कंप्लेंट करने के बाद में जो प्रताड़ित महिला है उसके साथ में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, ये हम सब देखते हैं। उनसे सवाल पूछे जाते हैं, अभद्र सवाल पूछे जाते हैं। सरकार एसपी ऑफिस के अंदर प्रोटेक्शन सेल इसीलिए किया गया कि सीधे हायर अथॉरिटी की नजर में आएगा। मैं आपकी बात को दुरुस्त करना चाहती हूँ। जी मैम, बिल्कुल ये योजनाएं अब आई है ना, सरकार ने इस पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि सरकार ने इस पे इम्प्लीमेंटेशन किया है तो ये आगे भी होना चाहिए। ये नहीं हो कि आगे जो प्रताड़ित महिला है वो परेशान हो, उसके साथ में जो हुआ वो दुनिया को बताने की बात नहीं है। वो भी एक शर्मनाक घटना है जो कि वो अपना दुख किसी को बता रही है। हम उसको किसी भी माध्यम से बाहर तक ना ले जाएं, उसकी सुरक्षा भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। तो सरकार जो भी कार्य कर रही है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, मैं यही कहना चाहूंगी कि योजनाएं आ रही हैं, हमें सरकार को समय तो देना ही पड़ेगा ना। 1 साल हुआ है गहलोत सरकार को, उन्होंने काफी सारी लाए हैं। घूंघट प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया है। आज भी यहाँ पे महिलाएं पंच है, सरपंच है, लेकिन उनकी जो गाड़ियां होती है उस पे लिखा हुआ है सरपंच पत्नी। तो इस तरीके के स्लोगन को हटा के महिलाएं स्वयं आगे आए, स्वयं आगे बढ़े और स्वयं आके और अपने जो भी उनके अधिकार है उनको वो समझे। वो जिस भी पोस्ट पे बैठी हैं या जो भी वो कार्य कर रही है वो उनको सामने आके करे। बिल्कुल। सुनील जी, सरकार जो भी कार्य कर रही है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, मैं यही कहना चाहूंगी कि योजनाएं आ रही हैं, हमें सरकार को समय तो देना ही पड़ेगा ना। 1 साल हुआ है गहलोत सरकार को, उन्होंने काफी सारी लाए हैं। घूंघट प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया है। आज भी यहाँ पे महिलाएं पंच है, सरपंच है, लेकिन उनकी जो गाड़ियां होती है उस पे लिखा हुआ है सरपंच पत्नी। तो इस तरीके के स्लोगन को हटा के महिलाएं स्वयं आगे आए, स्वयं आगे बढ़े और स्वयं आके
बिल्कुल, ये जो सरपंच पति वाला जो मैटर है, इस पर हमने पहले भी बातचीत की है और घूंघट प्रथा पर भी बात की है, लेकिन मैं वापस इस विषय पर आना चाहूंगी। उससे पहले शील जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि अभी जितनी भी योजनाओं का जिक्र किया, आपने बताया कि आपकी सरकार के समय भी ये सारी योजनाएं चल रही थी, कुछ नया नहीं किया है, लेकिन जो नया नहीं किया है या जिसकी कमी है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका फर्ज बनता है, आप आवाज उठा सकते हैं, तो क्यों नहीं एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उन योजनाओं के लिए आवाज उठाई जाए या मांग उठाई जाए जो वाकई में आज समाज में महिलाओं की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के हक के लिए आंदोलन करती रही है और विपक्ष की भूमिका में अभी भी, कल भी आपने देखा, इससे पहले भी देखा, पूरी जोर शोर से आवाज उठाई। मैं सिद्धू जी की एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि आज महिलाएं FIR दर्ज तो करा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी यही कहा था, जो 1,40,000 जो FIR दर्ज हुई, जो मुकदमे दर्ज हुए, उनका कहना था संख्या बढ़ी है, इस पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम चिंता नहीं करते आंकड़ों की, लेकिन उन पर कार्रवाई कितनी हुई है? प्रश्न ये है कि आप जब ये FIR महिला दर्ज कराती है, उसके बाद ये होता है कि उसको समझौता के लिए करने चले जाते हैं और उस पर प्रेशर आते हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। तो बात ये है कि ज्यादातर केसों में तो FIR दर्ज रखती है महिला। आज महिला को डर ये है कि उसको जला दिया जाएगा, जिस तरह से रोज देखने में आ रहा है। तो ये इसमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए आपने ऐसा क्या किया? कुछ 10-20 ऐसे कोई उदाहरण तो होते कि महिला ने उस पर FIR दर्ज की है, उसके हफ्ते में 20 दिन में उस पर कार्रवाई हो गई है। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात का इनका जवाब दूंगी, इन्होंने अपराजिता केंद्र की बात की, राजस्थान में 5 अपराजिता केंद्र और बने। तीसरी बात कहा इन्होंने कि शिक्षा को बढ़ावा देने की बजाय इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। इनके पीछे जो मैं कारण बता दूं कि जिस तरह से सरकार ने स्कूल खोल दिए थे जिनमें कोई स्तर नहीं था, 5 स्टूडेंट पे 5 टीचर है या कोई 50 स्टूडेंट पे 1 टीचर है, तो कहीं पर बिल्डिंग नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे क्लास। तो सरकार बनाती ना बिल्डिंग, किसने मना किया था? ऐसे करने के लिए, इसीलिए और दूसरा कन्विक्शन रेट जो है शीलदा भाई जी, जो कन्विक्शन रेट है, सुनिए, आपने जो PP बनाने थे आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे, जो स्थायी PP थे जो पैरवी करते महिला की है उसके केस की, वो कोर्ट के अंदर डेपुट नहीं किया। ये सरकार का काम है। आप बहस कर रहे हैं, जहां तक स्कूलों का स्तर सुधारने की बात है तो ये सरकार का काम है, ये जनता थोड़ा करेगी। सर, आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? आपने सीधे स्कूल बंद कर दिए। सवाल यही उठता है कि अगर जहाँ अच्छी संख्या थी, हमने और आज स्कूलों की सूची दी है, जहाँ 1000 से 20 स्कूलों को बंद कर दिया। के लिए वापस लौटेंगे और फिर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिर से स्वागत है एक बार फिर से नारी में आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं उन योजनाओं के बारे में जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर 7 सूत्रीय योजनाएं अशोक गहलोत ने हाल ही में लॉन्च की है। शील धाबाई जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बात यही चल रही थी। शील जी, मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी कि जो कमियां हम आज की सरकार में गिना रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कमियां छूट गई, वो पुरानी सरकार ने क्यों नहीं किया? और अगर पुरानी सरकार नहीं कर पाई है और आज की सरकार भी नहीं कर पा रही है, तो बेहतर विपक्ष होने के नाते हमें मांग उठानी चाहिए, हमें आगे रहकर उन योजनाओं को शुरू करवाना चाहिए जिनकी कमियां वाकई समाज में महिलाओं को खल रही है। नहीं, देखिए, हमारी जो योजनाएं गिनाई थी, जब तक हमारी सरकार थी ये सारी योजनाएं लागू थी। मैंने उनको धन्यवाद इसीलिए दिया था कि हमारी जो योजनाएं चल रही है, अगर आपके आने के बाद कुछ बंद हो गई तो आप अगर उनको शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आज का जो ये योजनाएं चलती रहेंगी, इसमें कोई बात नहीं। जो सबसे बड़ी जो आज महिला महसूस करती है कि वो है सुरक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा।
आज राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, हर महिला इतना मन में भय है, महिलाओं में नहीं सिर्फ आज जो है जो परिवारजन है उनमें भी एक भय व्याप्त है। इवन आप स्कूलों की बात कर लीजिए, अभी रोज अखबार में आ रहा है कि स्कूल में लड़के भी सुरक्षित नहीं है, अभी रोज पकड़े जा रहे हैं। और जो महिला स्कूलों में ही जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें पेरेंट्स में भी बहुत एक असुरक्षा की भावना हो रही है। तो इन स्कूलों में भी कुछ सिक्योरिटी की ऐसी कोई बात होनी चाहिए कि इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसा अभी बात करते हैं कि हम उनकी बात करते हैं कि बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार के समय पर जब महिलाओं के लिए कई डेयरी खुलवाई गई थी, और जो है और जो कहना चाहिए कि स्कूल के लिए भी इतना ज्यादा लोन दिए थे कि महिलाएं अपने आप मतलब रोजगार पैदा करें। कौशल विकास से लेके आज महिलाएं, उस समय आप किसी खेतों में जाके देखेंगी तो वो कोई उसको हैंडपंप को ठीक करती हुई नजर आती थी, या कहीं भी कोई छोटे मैकेनिक बिजली का काम करती नजर आ रही थी। तो एक महिलाओं में उत्साह था कि अपने आप पे पैरों पे उनको खड़ा होना है। कौशल विकास में और इसके मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को रोजगार दिया गया था, बेकरी महिलाएं चला रही थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब चल रहा था, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि महिला सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षा नहीं, आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका सीधा सीधा असर महिलाओं पे आता है। अभी प्याज की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई, पता किया कि देश में राजस्थान में प्याज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी कहा है कि वो सारा गोदामों में इकट्ठा हुआ है। तो सरकार इन बातों को ध्यान दे, उन पर छापा मारे, ब्लैक कालाबाजारी को बंद करे, मिलावट जो हो रही है उस मिलावट खोरों को पकड़े। ये छोटी छोटी बात राजस्थान सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ की बात करूं, आप देखिए कि जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, अस्पतालों की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं मिल रही है। अभी भामाशाह योजना जो हमारी चल रही थी उसको बंद कर दी है, अब ये नई योजना नाम बदल कर लाए उसको, अभी कितना टाइम लगता है, जनता इधर से उधर परेशान हो रही है। तो ये जो बात ऐसी है, जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने जिनका जिक्र किया, सरकार को इन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज और है जीना जी, आपसे मैं ये चीज डिस्कस करना चाहूंगी सबसे पहले कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप कितना ही सशक्त बना दीजिए, कितनी योजनाएं चला दीजिए और उन्हें शिक्षा दे दीजिए, उन्हें ट्रेनिंग दे दीजिए, प्रशिक्षण दे दीजिए, बड़े पदों पर बिठा दीजिए, लेकिन पुरुष मानसिकता का सामना तो महिलाओं को कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। उस चीज को कोई भी सरकार चाहकर नहीं बदल पाती, क्योंकि अगर वो कहां कहां ध्यान देगी, हर ऑफिस में, हर कार्यालय में, हर दफ्तर में, समाज में, सड़कों पर हम ये चीज, और इसका कहीं ना कहीं मुजाहिरा आए दिन देखने में आता है कि वो जो मानसिकता है उससे महिला परे नहीं हो पाती, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो, कितनी सक्षम हो गई हो, कितनी ज्यादा ट्रेंड हो गई हो। जी, दरअसल जो यहाँ जो व्यवस्था है हमारे मुल्क में, उसमें यह है कि जो पुरुष है वो ही प्रधान होगा, वो ही घर का चीफ होगा, और महिलाओं को यह हक दिया ही नहीं गया कि वो अपने बारे में कोई फैसला लें या अपने घर वालों के बारे में कोई फैसला लें। छोटी सी बात होती है, सुबह उठते ही पत्नी हमेशा पति को पूछती है कि अजी आज क्या बनाऊं, मतलब ये है कि वो इतना सा फैसला भी अपने घर में खुद नहीं कर सकती। तो ये है कि घर में जो महिलाएं हैं, जो ऑफिस में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उन्हें जो अपनी सोच है ना, सबसे पहले वो बदलनी पड़ेगी। उन्हें ये सोचना होगा कि वो फैसला करें जो उनके हक में बेहतर हो। मसलन कि अगर जैसे घर में किसी की शादी है, वो लड़के की शादियां हैं, तो जो रिश्ते आएंगे ना, उनके लिए भी वो पुरुष ही डिसाइड करेंगे कि ये करना है। तो कुछ फैसले महिलाओं को खुद अपने लिए भी लेने चाहिए। मसलन ये कि जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए किसी सरकार का मुंह न देखें, क्योंकि हर सरकार आती है और ये कहती है कि हम महिलाओं को जूडो कराटो सिखाएंगे, या हम ये सिखाएंगे कि सेल्फ डिफेंस में वो अपने लिए कुछ कर सके, लेकिन सिखाता कोई भी नहीं है। तो अब ये वक्त आ गया है कि वो खुद आगे बढ़े, अपने लिए सोचें और खुद ही इस काबिल बने कि उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो, वो सेल्फ डिफेंस खुद सीखें। मैं तो एक शेर सुनाकर ये कहूंगी कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो किसी सरकार की तरफ मुंह मत देखिए,
और जहां तक मतलब ये रोजगार की जो योजनाएं हैं या लोन की जो योजनाएं हैं, ये जो लोन लेने के लिए जो उसूल और जो कागजात है ना, वो इस कदर ज्यादा हैं। और जैसे गारंटर का है, आप कहाँ से गारंटर पकड़ के लाएं, किसको लेकर आए, ये इतने ज्यादा हार्ड बना दिए गए हैं कि आम महिलाएं इनका जो फायदा है वो उठा ही नहीं पाती हैं। मसलन ये ले लीजिए कि डेयरी आवंटन की अभी बात हुई थी, पेट्रोल पंप आवंटन है, तो इसका जो लाभ है ना आम महिलाएं नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ना उनके पास इतने करोड़ों लाखों रुपया होते हैं कि वो उसकी गारंटी दें। तो जो सीधा सा फायदा होता है वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं और उनकी माओं को मिल जाता है। आम महिलाओं को कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो उसूल है ना, इनको थोड़ा सरल किया जाए, इनमें ट्रांसपेरेंसी दी जाए। बिल्कुल। निशा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि हम स्वयंसेवी संगठन होने के नाते महिलाओं के लिए काफी कुछ करते हैं, क्या कुछ कमियां हैं उन पर ध्यान देते हैं और क्या क्या उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, इस पर हमारा बहुत ज्यादा जोर होता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जिससे महिलाएं नहीं उबर पा रही, और ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। पुरुष मानसिकता से महिलाओं के लिए उबर पाना ये बहुत बड़ी खामी है। अगर समाज में ये परिवर्तन हम लेकर आ पाए तो वाकई में महिलाओं को वो जगह दे पाएंगे जो जहां होते हुए भी वो वहां की हकदार अभी नहीं समझी जाती। बेशक जो डिसीजन मेकिंग पावर है, बात उसकी हो रही है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को निर्णय लेने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। और ये हमारे एकदम से कहने से संभवतः नहीं आएगी, और इसमें कदम दर कदम बहुत फर्क आया। हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं पर्दे की उस तरफ, तो हम पांचों कहीं ना कहीं उससे उभर के बाहर आए हैं। तो ऐसे ही फर्क पड़ेगा, बदलाव आएगा। मैं तो इस उम्मीद के साथ हूं। हमारी माँ ने हमें आगे बढ़ाया, तो हम अपने बेटियों को आगे बढ़ाएंगे तो बदलाव आएगा। और दूसरा ये भी देखते हैं कि खासतौर पे हम जो महिलाओं के साथ सीधे सीधे काम करते हैं, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, और ना सिर्फ महिलाओं से, हम स्कूली बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ लगातार संवाद स्थापित करते हैं, किशोरी मेले भी लगाते हैं। तो उसमें सीधे सीधे पैट्रियार्की, पितृसत्ता के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, और उनके क्या हक अधिकार है उसकी भी बात करते हैं, उनकी भूमिकाएं क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करते हैं, और देश के संविधान के परिप्रेक्ष्य में उनके क्या अधिकार, मौलिक अधिकार है उसकी बात भी की जाती है। तो वो समझेंगी तभी तो उस पर अमल करेंगी। अगर समझेंगी नहीं और हम कभी कभी बात करेंगे तो वो शायद समझ में नहीं आएगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक से दूसरे तक ये पहुंचनी ही चाहिए, और ये सरकारों के एजेंडे में भी होना चाहिए। और कोई बड़ा काम नहीं है जब टीवी के ऊपर एक फिल्म चल रही है तो उससे पहले 3 मिनट ही अपन उसमें दिखा दें कि औरतों के ये हक अधिकार है, 3 मिनट बाद में ही दिखा दें, बीच में ब्रेक आ रहा है तो उसमें कुछ बता दिया जाए, तो उससे बदलाव आएगा। लोग देखते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि जब डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम के बारे में मैं स्कूलों में अभी 2017-18 हमने लगातार कैंपेन की है, तो छोटे बच्चों के साथ जब बात कर रही थी तो मैं उनको समझाने के लिए कह रही थी कि देखो, जब आप स्कूल जाते हैं, ऑटो में जाते हैं और चौराहे पे देखते हैं कि फूल, माला, रोली, सिंदूर पड़ा होता है, तो एक बहुत छोटा बच्चा करीब 3 साल का या 3.5 साल का होगा, उसी ने मुझे कह दिया नींबू भी पला होता है। तो मैं उससे एकदम अलर्ट होगी कि बच्चे कितना तेजी से उसको वॉच करते हैं। तो ये बदलाव वहां से आएगा। ये बदलाव उस पीढ़ी जो हमारी बिल्कुल लास्ट अंतिम पड़ाव पे है, उस पीढ़ी में अगर हम बदलाव लाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इन बच्चों में, बच्चियों में, हमारी महिलाओं में जितना बेटियों के साथ बात करें उतना बेटों के साथ भी हम संवाद करें कि आपको भी औरतों के साथ इज्जत और सभ्यता के साथ पेश आना है और उस मानसिकता में बदलाव लाना है, तो निश्चित तौर पर बदलाव तो आएगा। बिल्कुल। प्रियंका जी, मैं आपसे भी मेरा वही सवाल है, क्योंकि आप समाज से जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं,
तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम सिर्फ महिलाओं के लिए कार्य ही नहीं करते, उनकी मानसिकता को मोड़ने का ही काम नहीं करते हैं सुदृढ़ता की ओर, बल्कि इस दिशा में भी आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है, क्योंकि पुरुष मानसिकता से ऊपर तो पुरुष खुद नहीं उठ पा रहे, लेकिन महिलाएं अपना स्तर, अपना अस्तित्व उनके बीच में किस तरीके से स्थापित कर सके, यहां भी पहल करने की जरूरत है। जी, अब महिलाएं इन सारे स्तरों से काफी ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पहले कहा जाता था कि पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन अब ये केवल पुरुष प्रधान समाज नहीं रह गया है। यहाँ पे महिला की भी उतनी ही भागीदारी और उतनी ही भूमिका है जितनी की पुरुष की होती है। जीनत मैम ने कहा कि हम पूछते हैं कि आज घर में क्या बना है, लेकिन डिसीजन हमारा होता है। आज पूरे घर की सर्वियर एक महिला होती है, बच्चे को स्कूल छोड़ने से लेकर तो घर में खाना पकाने से लेकर तो एक ऑफिस में कार्य करने से लेकर तो सब जगह महिलाएं अपनी पूरा 100% दे रही है। तो वो इसीलिए दे पा रही हैं क्योंकि उनकी एक अपनी वहां पे भूमिका है, वो अपना खुद का एक मैनेजमेंट और अपना रोल जानती हैं। दूसरी, जिस तरीके से योजनाएं जो भी आई हैं, जैसे मैम ने बताया था कि स्कूलों में पहले 6ठी क्लास के बाद में ये जरूरी था कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, मैं कई सारे स्कूलों में हमने सर्वे किया है, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी से लेकर तो प्री प्राइमरी तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने शो ऑर्गेनाइज किए हैं, जहां पे हमने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताया है, समझाया है। तो वो एक तरीके की अवेयरनेस है ना कि बच्चे उस चीज को समझे। बचपन से ही जब लड़कियां इस चीज को समझ जाएगी कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, तो वो आगे जाके खुद इस चीजों का ध्यान रखेंगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि महिला को अगर इस समाज में अपनी जगह बनानी है तो उसे खुद ही पहल करनी पड़ेगी। कोई पुरुष उसके पीछे आगे या उसके साथ नहीं खड़ा होगा, उसे स्वयं ही आगे बढ़ना होगा। और जो दूसरी महिलाएं हैं, मैम ने कहा कि हम 4 महिलाएं और 5 महिलाएं इस स्तर से ऊपर उठ के आगे आई हैं, तो बाकी महिलाओं को भी इसी तरीके से आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि हम विभिन्न पदों पर आसीन तो हैं और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन बात उस मैसेज की है कि हम अपने लेवल पर क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा समाज में ये चीज मायने रखती है कि एक पुरुष आपको लेकर क्या सोच रखता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे ऑफिसेस होते हैं, कार्यालय होते हैं, या मैंने सड़कों का भी जिक्र किया था कि सड़कों पर भी इसके मुजाहिरे पेश होते हैं कि वो आपको लेकर क्या थिंकिंग रख रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं उच्च पदों पर आसीन हैं, लेकिन पप्तियां कसने से बाज नहीं आएंगे। अगर कोई ऐसा मौका आता है जहां स्त्री पुरुष एक साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता का परिचय दे ही दिया जाता है कि ये जो है इनका अस्तित्व उतना नहीं है और हमें आगे बढ़कर करना है क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ये जो मानसिकता है, ये मैं सामाजिक लेवल पर बात कर रही हूँ, स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सिर्फ महिलाओं के लिए काम करने की ही आवश्यकता नहीं, बल्कि मानसिकता को अगर बदलना है तो ऐसे समाज पर काम करने की जरूरत है जहां स्त्री और पुरुष दोनों इसमें शामिल हो और दोनों की मानसिकता पर एक साथ काम किया जाए। आपको क्या लगता है? देखिए, स्त्री जो है समाज की धुरी है। वो उसका आचार विचार, वो क्या पहनती है, कैसा व्यवहार करती है, किस जगह पर उसको क्या अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, ये सब बहुत मायने रखता है। इसी तरह घर में भी उसका रहन सहन, उसका बच्चों के साथ में उसका डायलॉग, पति के साथ में उसका डायलॉग, परिवार के साथ में उसका क्या व्यवहार है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें अब ये देखना होगा कि हम परिवार में अगर बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हम उनको कैसे शिक्षा दे रहे हैं, ये हम उनको क्या संस्कार दे रहे हैं। क्योंकि जो संस्कार हम अपने सास ससुर के प्रति दिखाएंगे, ये बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप के प्रति भी वही दिखाएंगे। हम ऑफिस में जाते हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें किस लेवल पर अपना एटीट्यूड क्या रखना है। तो मैं समझती हूँ अगर हम अपने आप पर नियंत्रण रख के उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे, अगले को भी पता चले कि हमारा क्या एटीट्यूड है, हम क्या सोच रखते हैं और क्या करने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पुरुष वर्ग
निश्चित तौर पे उस पे इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी बात का अपोज करे। अगर आप कोई डिसीजन लेती है और बहुत कमिटमेंट है आपका उस डिसीजन के प्रति, तो पुरुष में हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके निर्णय को अनिर्णय में बदल दे। इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। ये सही है कि पुरुष मानसिकता इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है जितना कि हम सोचते हैं, लेकिन फिर भी आया है। इस मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए हम महिलाओं को भी सारे बंधन ऐसे, जो बिल्कुल बंधन से मेरा मतलब ये है कि वो सारी मर्यादाएं नहीं तोड़नी, अपनी मर्यादाओं में रहकर अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट करें ताकि उनकी मानसिकता पे इस बात का फर्क पड़े कि ये महिला, आज की जो महिला है वो पुरुष की बराबरी नहीं करना चाहती, वो पुरुष से आगे भी बढ़ना नहीं चाहती, वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। तो पुरुष को भी ये एहसास दिलाना होगा कि ये जो महिलाएं हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे राजनीति की बात कर लीजिए या आर्थिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो उनको ये महसूस होना चाहिए, उनमें ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर हमने इनको सपोर्ट किया किसी भी फील्ड में ये महिला आगे निकल जाएगी, बल्कि उनकी सोच ये हो कि अगर महिलाएं भी हमारे साथ चलेंगी, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो एक स्वच्छ स्पर्धा होनी चाहिए। उनको किसी प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जिस दिन उनके ये बात समझ में आ जाएगी, तो मैं समझती हूँ स्त्री पुरुष का जो ये मानसिकता है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुधार होने की गुंजाइश है। समय लगेगा, लेकिन समय बदलेगा भी। इसी विश्वास के साथ में हम महिलाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बात तो वाकई में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लायक है। और ये टॉपिक मैंने इसीलिए छेड़ा महिला सशक्तिकरण के बीच में, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर जितनी बातें होती है, जितनी योजनाएं चलाई जाती है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक सशक्तिकरण वो भी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि अशोक गहलोत जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने 2 बार घूंघट प्रथा को लेकर जिक्र किया और ये बेड़ियां तोड़ने की कोशिश की है कि अगर आप सरपंच पति हैं तो आप सरपंच बनकर ही रहें, और अगर आप घूंघट में आज भी कैद हैं तो आपको मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, और उसके बाद भी आप घूंघट में रहकर इतने पाबंदियों के बीच में अगर चीजें कर रही हैं या काम कर रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण का कोई मतलब नहीं। ये खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। तो इसीलिए इस विषय को बीच में लेकर आना बहुत जरूरी था। निशा जी, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर भी सरकार का दखल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि घूंघट को लेकर जब उन्होंने वो बात कही थी, उसका असर तो समाज पर पड़ता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हम मीडिया के जरिए भी इस तरह के मैसेज नारी जैसे प्रोग्राम के माध्यम से पहुंचाते ही आ रहे हैं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं पुरुष मानसिकता की, जहां पर महिलाओं का स्तर कहीं भी महिला हो ऊपर नहीं उठ पा रहा, यहां भी सरकार का दखल उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात सही छेड़ दी है आपने, बहस का रुख थोड़ा घूंघट की तरफ कर दिया। तो महिला से घूंघट करती है, ये राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर जो सामाजिक कुरीति है वो है। लेकिन इसके साथ खेत खलिहानों में काम करने वाली जो हमारी बहनें हैं, तो मैं न्यूनतम मजदूरी की बात करूं तो उसमें भी भेदभाव होता है, क्योंकि महिला है तो उसको कम मजदूरी मिलेगी, पुरुष है तो उसको ज्यादा मिलेगी। मनरेगा में वो जाएगी तो महिलाएं काम करेंगी और पुरुष बैठ के दूर गपशप करेंगे, ताश पत्ती खेलेंगे या बीड़ी सुट्टा करेंगे। तो ये फर्क है। तो क्योंकि जब हम हाशिए पे पड़ी हुई महिलाओं की बात करते हैं तो ऐसी अनेकों खामियां कुरीतियां हमको समाज के अंदर दिखती हैं। या अभी भी अपने प्रदेश की हम बात करें, राजस्थान की, तो उसमें विधवा विवाह जो है या परित्यक्ता की दूसरी शादी है, उसको भी अभी कोई उस तरह से मुकम्मल एक जगह स्थान नहीं मिला है कुछ समुदायों के अंदर। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने ये सही विषय को उठाया है और उठाया जाना चाहिए, क्योंकि हम औरतें या हम सामाजिक संगठन, हम लोग तो बोलते ही रहते हैं इन बातों को, लेकिन जब ये कहीं उच्च स्तर पे बात उठती है तो वो मुद्दा भी बनता है और बदलाव भी आते हैं उससे। तो मुझे लगता है कि वो मुहिम एक
चलनी चाहिए और बिना किसी राजनीति के हम सबको उसका हिस्सा बनना चाहिए कि सच में वो बहनें जो हमसे पिछड़ गई हैं वो हमारे साथ बराबरी में कैसे आए, हमारे साथ कैसे जुड़े, वो प्रयास हम सबका होना चाहिए। बिल्कुल। जीनत जी, आपके भी विचार में इस पर जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से घूंघट का मुद्दा उठाया और उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण की ये योजना लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में भी दखल देने की जरूरत है? देखिए, सरकार ऑफिसेज में और दूसरी जगहों पे दखल दे सकती है, कंपनीज में दखल दे सकती है या फैक्ट्रीज में, लेकिन घरों में दखल किस तरह दिया जाएगा? दरअसल सबसे पहले जरूरी ये है कि हम अपने घर में औरत को बराबरी का दर्जा दें। पुरुष कहते तो हैं कि हमने औरत को अपने घर में ये अधिकार दे रखा है, वो अधिकार दे रखा है, भले ही वो क्या कहते हैं उसे देवियों के रूप में पूज लें औरत को, लेकिन बराबरी का दर्जा कभी नहीं देते। जैसे मैं बड़ी माफी और माजरत के साथ कहना चाहूंगी कि सियासत में महिलाओं को निशा कितना % आरक्षण है? 33। तो ये बहुत कम है 33। और इसमें भी ये है कि देखिए, वसुंधरा जी ने जब चुनाव लड़वाना चाहा तो वो अपने बेटे को आगे ले आई, उनका करियर बनाया, बहू को नहीं लाई। हाँ, और इधर अशोक गहलोत जी हैं, वो अपने बेटे वैभव गहलोत को आगे ले आए, वो भी अपनी बहू को नहीं लाए। तो अगर आपको सच्ची समाज के लिए कुछ करना है तो शुरुआत पहले अपने घरों से कीजिए, ये मैं इन लीडरान से कहना चाहूंगी। तो वाकई में बहुत ही लीडर होते हैं वो, मतलब एक नुमाइंदा होते हैं, हम उन्हें चुनकर बाकायदा सीट पर पहुंचाते हैं तो उनकी बातों का बड़ा असर होता है। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहूंगी कि शुरुआत वो अपने घरों से करें, फिर हम भी आगे आएंगे। और ये जो पॉलिटिकली जो रिजर्वेशन दिया गया है ना, इसको कम से कम 70% तो किया जाए ना। एक बात मैं कहना चाह रही थी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे घूंघट प्रथा है या और भी कुरीतियां हैं, उनमें सरकार का दखल होना चाहिए कि नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ, कई बार जब मर्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो कड़वी दवा भी देना पड़ती है। मैं जीनत जी से कहना चाहूंगी कि जिस तरह से 3 तलाक, अगर सरकार ने स्टेप नहीं लिया होता, कानून नहीं बनाया होता, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से महिलाओं को ये सब जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि 3 तलाक जो मसला है वो इस्लाम में कभी था ही नहीं, कुरान में ये नहीं है। आप सही कह रही, नहीं था, लेकिन फिर भी समाज वाले कर रहे थे ना। समाज के कर रहे थे जी। तो ऐसे ही अगर मान लो अशोक गहलोत जी पर्दा प्रथा पे बात करते हैं, सती प्रथा भी है, एक मिनट, सती प्रथा पर भी अगर कानून नहीं बनता या डायन प्रथा पर भी एक्शन कड़ा नहीं लिया जाता तो इन कुरीतियों का निवारण नहीं हो सकता था। तो अगर सरकार इस तरह की पहल करती है तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छा कदम है। और अगर समाज पर भी इसका इम्पैक्ट जाता है और कानून भी बनता है तो निश्चित तौर पर कहीं जी डायन प्रथा पर भी तब कानून बना जब मैंने राजस्थान हाई कोर्ट में NSAW की तरफ से रिट याचिका दायर की, वरना ना वो सरकार ना ये सरकार कोई भी कानून नहीं लेके आ रही थी। बात है, और तब भी 2,500 औरतें तक प्रताड़ित हो चुकी थी। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर इससे कानून बनता है, अगर डर पैदा हो गया, कोई कुरीति दूर होती है, तो मैं समझती हूँ एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। आपने कहा कि सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था, लेकिन ये जो सती प्रथा जो लोगों के ये जो दिल में घर कर गई है, इसको कैसे निकालेंगे? बिल्कुल। देखिए, इतने बड़े बड़े शहर बसाए जा रहे हैं, उनका नाम रखा जा रहा है रानी सती नगर। देखिए आप, मतलब इनके दिल और दिमाग में जो घुस गया है, कई बार कैसे निकालेंगे? स्ट्रॉन्ग लेने पड़ते हैं, तभी समाज में थोड़ा बदलाव आता है। बहुत ज्यादा बुनियादी सोच और बुनियादी राजस्थान में तो आज भी सती प्रथा को पूजा ही जाता है। बिल्कुल, जैसा कि अभी निशा जी ने बात की कि जिस तरीके से डायन प्रथा वाली बात है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने खबर पड़ी थी, हमारे यहाँ जन टीवी पर ही खबर चलाई गई थी, राजसमंद से वो खबर थी कि वो जो लेडी है उनके हस्बैंड काम के लिए बाहर गए हुए हैं और डायन बताकर 3 महीने तक प्रताड़ित किया गया और अब जाकर उससे लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तब तक उस महिला ने क्या कुछ सहा। तो वाकई में सोच की बहुत ज्यादा परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है महिलाओं के प्रति, क्योंकि महिला सशक्तिकरण यूं ही नहीं हो जाएगा, बुनियाद से हमें काम करने की जरूरत है। और तब जाकर अगर नींव स्ट्रांग होगी, नींव पॉजिटिव होगी,
तब जाकर वो पेड़ होगा, वही फल फूल सकेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया जो नारी प्रोग्राम नियमित रूप से देखते हैं। अगले हफ्ते फिर इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।